अभी तक की बात की जाए तो अभी तक हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा, फ्लोट के बारे में पढ़ा, कैरेक्टर के बारे में पढ़ा और हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। और जो जो चीजें मैंने आपको बताई उन सारी चीजों को मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। बट यहां पर इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में स्टूडेंट के माइंड में नॉर्मली एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और वो क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में नहीं बनता है, मगर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन बनता है, तो उस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिमेंबर, तो मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x। रिमेंबर, हमारी बात करें तो हम एक कंपाइलर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो। कंपाइलर कौन सा है आपका? जीसीसी कंपाइलर। और जीसीसी कंपाइलर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमारे पास यहां पर एक 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। डन। तो मान लीजिए ये एक 4 बाइट की मेमोरी है। डन। अब इस x वेरिएबल में मान लीजिए मैंने वैल्यू असाइन करी 2971। डन। तो कई स्टूडेंट्स के माइंड में जो कि एकदम बिगिनर होते हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है या उन्होंने बाइनरी कंसेप्ट को नहीं पढ़ा होता, तो उनके माइंड में नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि सर 2971 कैसे स्टोर होगा? ये जो टोटल मिला के 4 बाइट की मेमोरी अवेलेबल है, तो इस 4 बाइट की मेमोरी के पहले बाइट में 2 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो पहले वो जितना भी डेटा है वो इंटरनली बाइनरी में कन्वर्ट होता है। रिमेंबर, बाइनरी में। और यहां पर ये जो आर्किटेक्चर मैंने आपके सामने शो किया है, ये आर्किटेक्चर बाइट आर्किटेक्चर है, मतलब मैंने टोटल मिला के 4 बाइट को डिनोट किया है। बट ये जो 4 बाइट होगी ये इंटरनली 32 बिट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक बाइट में टोटल मिला के 8 बिट होते हैं। तो ये जो आर्किटेक्चर होगा थोड़ा एक्सपेंड होगा और इसके अंदर की चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो अगर इस 4 बाइट की मेमोरी की बात की जाए तो ये 4 बाइट की मेमोरी को अगर अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे तो यहां पर आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। हाँ, सो अब यहां पर आपके सामने ये एक मेमोरी आर्किटेक्चर दिख रहा है। इस पर्टिकुलर मेमोरी आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये जो 4 बाइट की मेमोरी आपके सामने बनी है, इस मेमोरी का बिट आर्किटेक्चर है। मतलब टोटल मिला के 4 बाइट की मेमोरी थी और 4 बाइट की मेमोरी को अपन बिट में डिवाइड करेंगे तो यहां पर टोटल मिला के 32 बिट की एक मेमोरी आपके सामने एलोकेट हो चुकी है। डन। अब इस पर्टिकुलर मेमोरी आर्किटेक्चर की बात की जाए तो यहां पर ये इस पूरी मेमोरी का जो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की बात की जाए तो जो एक ब्लॉक है ये ब्लॉक कहलाएगा नॉर्मली बिट। क्या कहलाएगा? बिट। बिट का मतलब यहां पर ये है, सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर मेमोरी में केवल 2 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, या तो 0 या तो 1। 0 और 1 के अलावा यहां पर कुछ भी और स्टोर नहीं कराया जा सकता है। डन। तो सेम एज इट इज, हर मेमोरी की बात किया तो यहां पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, यहां पे 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इस तरीके से इस पूरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो स्टोर होगा 0 और 1 के फॉर्म में। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, तो ये जो टोटल मिला के 32 बिट की मेमोरी है, इस पर्टिकुलर मेमोरी में अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो उस केस में ये जो पहली वाली बिट होती है इसे नॉर्मली बोला जाता है साइंड बिट। अब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो साइंड बिट मतलब क्या? इस लोकेशन पर चिन्ह स्टोर कराया जाएगा, साइन को स्टोर कराया जाएगा। मतलब अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पर कुछ स्टोर होगा, और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो कुछ और स्टोर होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइंड बिट में स्टोर होगा 0, और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो इस केस में यहां पर स्टोर होगा 1। डन। तो मेरी वैल्यू कैसी है? मेरी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे क्या स्टोर कराना है? 2971। अब 2971 एक बड़ी वैल्यू है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अपन एक छोटे एग्जांपल में बात कर लेते हैं। अगर आपको छोटे एग्जांपल में चीजें समझ में आ गई तो आपको बड़े एग्जांपल अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मान लीजिए यहां पर कोई वैल्यू 29 है और इस 29 को अपन क्या करना चाहते हैं? इस मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, 29 की बात की जाए तो 29 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू अगर होती है तो जो आपकी साइंड बिट होती है पहली लोकेशन, यहां पर स्टोर होगा 0। तो अपन यहां पर स्टोर करा दिया 0। डन। अब उसके बाद जितनी भी बची हुई बिट होती है, रिमेंबर सेकंड बिट से लेके जो 32 बिट तक की जो लोकेशन होती है, इस लोकेशन को नॉर्मली बोला जाता है डेटा बिट। रिमेंबर, डेटा बिट। क्लियर? अब डेटा बिट की अगर बात की जाए
तो डेटा बिट में आपका जो डेटा होता है, डेटा कौन है यहां पर 29, अगर इस 29 की बात करूं तो 29 को मैं +29 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो प्लस है वो तो ऑलरेडी स्टोर हो चुका है 0 के फॉर्म में, बट बचा कौन 29। तो 29 क्या है, 29 आपका डेटा है। अब ये जो डेटा है ये डेटा डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा, हमारा पहला काम होगा इस डेटा को कन्वर्ट करना बाइनरी में। रिमेंबर, कई स्टूडेंट की बात की जाए तो उनको पता होगा कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आपको इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है तो एक बार आप यूट्यूब पर किसी और सोर्सेज पर जाके इस चीज को समझने की कोशिश करो, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी। डन। तो यहां पर मैं आपके सामने 29 को एक बार बाइनरी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। डन। तो मान लीजिए ये आपके 29 हुआ। अब 29 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी में टोटल मिला के 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। दैट्स इट। क्लियर। तो यहां पे 2 से डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड हुआ, टोटल मिला के 14 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो उधर अपन ने लिख दिया। अगेन 2 से डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड होगा, 7 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो अपन यहाँ पे मेंशन कर दिया अगेन। फिर 2 से डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे लिखा। फिर 2 से डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब यहाँ पर और डिवाइड नहीं हो सकता, तो उस केस में हम नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे इसको। तो नीचे से ऊपर पढ़ने पे आपका आउटपुट क्या मिला, 1 1 1 0 1। ये आपका बाइनरी है। किसका बाइनरी है भैया, ये बाइनरी है किसका, 29 का। रिमेंबर, अब इस वैल्यू को अगर मैं स्टोर कराना चाहता हूं तो मैं ऐसे स्टोर नहीं करूंगा कि यहां पे डाल दूंगा 1 1 1 0 1 खत्म। भैया ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहां जाएगी लास्ट में, तो ये जो लास्ट वाला 1 है वो यहां जाएगा, देन 0 देन 1 देन 1 देन 1। अब पीछे की जितने भी खाली लोकेशंस हैं उन सारी लोकेशंस पे आपका 0 आ जाएगा। डन। तो इस तरीके से आपका जो डेटा होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो आपकी डेसिमल वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू है, वो डायरेक्टली इस मेमोरी में स्टोर नहीं होती है। पहले वो वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होगी और देन उसके बाद वो डेटा यहां पर स्टोर होगा। क्लियर है। इसके अलावा कई स्टूडेंट के माइंड में यह क्वेश्चन भी आता है कि सर अगर मैंने यहां पर माइनस का 29 स्टोर कर दिया तो कैसे स्टोर होगा, केवल इतना सा चेंज करेंगे कि जो 0 इसके जगह 1 कर देंगे ना, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, जो चीज आपको खुद लर्न करना है, ये आपका असाइनमेंट टास्क है मेरी तरफ से। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है उस चीज के अंदर। सो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाए कि अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है किसके अंदर, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, तो एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कंसेप्ट वर्क करता है, इसको बोलते हैं साइंड मैग्नीट्यूड। साइंड मैग्नीट्यूड, इसको अगर आप चाहोगे तो नेट पे आपको इजीली मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। और अगर नेगेटिव वैल्यू की बात की जाए तो नेगेटिव वैल्यू ऐसे स्टोर नहीं होगी कि अगर मुझे माइनस का 29 स्टोर कराना है तो बाकी सारा एज इट इज और यहां पर आ जाएगा 1, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर नेगेटिव वैल्यू की बात की जाए तो उसके लिए कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ना है अगर आप इस कंसेप्ट के और डेप्थ में जाना चाहते हो तो। अदरवाइज अगर डेवलपर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इसकी आपको इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ, मगर जब मैं बिटवाइज कैलकुलेशंस पे आऊंगा तो उस समय तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि सर अगर मैं किसी कैरेक्टर को स्टोर कराना चाहता हूं तो कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं हर कैरेक्टर का इंटरनली एक कोड होता है, और वो कोड क्या कहलाता है, उसका आस्की कोड। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा, कैरेक्टर पी, और इस पी की बात की जाए तो पी में आपने क्या स्टोर कराया है, ए। डन। अब कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टर होता है वो टोटल मिला के 8 बिट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, मतलब 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर 8 बिट की मेमोरी है। डन। ये 8 बिट की मेमोरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 8 बिट की मेमोरी है। अब इस मेमोरी की अगर बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बोला था कि जो कैरेक्टर होता है
उसकी रेंज 0 से 255 तक होती है। रिमेंबर, मतलब यहां पे नेगेटिव नंबर है ही नहीं। डन। अब नेगेटिव नंबर नहीं है तो इस केस में जो कैरेक्टर की पूरी मेमोरी, 8 बिट की जो पूरी मेमोरी है, ये पूरी की पूरी मेमोरी डेटा के लिए यूज होती है। कैरेक्टर को जब आप स्टोर कराओगे तो वहां पर साइन बिट का कंसेप्ट नहीं होगा अगर कैरेक्टर स्टोर कराओगे तो उस केस में जैसे आप ए को स्टोर कराते हो तो ए की बात की जाए तो ए का इंटरनल कोड क्या होता है आपका 65। डन। अब ये जो 65 होगा वो यहां पर स्टोर होगा, मगर किस फॉर्म में? बाइनरी के फॉर्म में। तो 65 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर 65, थोड़ी स्पेस कम है हमारे पास, 2 32 1 2 16 1 सॉरी 0 2 8 0 2 4 0 2 2 0 और एक बार और डिवाइड करेंगे अपन तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और उसके नीचे आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका आंसर कुछ बनेगा ऐसा 1 1 2 3 4 5 और देन 1। तो ये आपका आउटपुट बनेगा। ये क्या बनेगा आपका? बाइनरी। किसका बाइनरी भैया? ये 65 का। डन। अब 65 के बाइनरी को अपन यहाँ पे स्टोर कर देंगे। स्टोरेज हमेशा लास्ट से होगी, तो ये वाला जो नंबर है आपका ये लास्ट में जाएगा। तो आपको ऐसे ही स्टोर कराना हमेशा 1 0 0 0 0 0 1 और पीछे वाली लोकेशन पे आप क्या डाल दोगे? 0। क्लियर है? डन। तो इस तरीके से आपके कैरेक्टर स्टोर होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, कैरेक्टर जो होता है वो कभी भी डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा। पहले कैरेक्टर काय में कन्वर्ट होगा? उसके आस्की कोड में, और आस्की कोड काय में कन्वर्ट होगा? बाइनरी में, और बाइनरी काय में स्टोर होगा? इस कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो ये वाला पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो ये डाउट नहीं रहेगा कि सर कैरेक्टर है तो 1 बाइट की मेमोरी है तो 1 कैरेक्टर आ गया, 2 बाइट की मेमोरी है तो 2 कैरेक्टर आ गए। ऐसा होता है? वैसे एक्चुअली होता है, क्योंकि बाइट की बात, कैरेक्टर की बात करो, कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है। मगर इस कंसेप्ट को ज़्यादा भी सोचने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपका डेटा कंप्यूटर मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा। वो सबसे पहले काय में कन्वर्ट होगा? बाइनरी में, और उसके बाद वो डेटा कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा। दैट। आज इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एक और टर्मोलॉजी के बारे में जिसे नॉर्मली बोला जाता है गार्बेज वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू। रिमेंबर, जब आप कोडिंग करोगे तो आपके सामने ये 2 वर्ड्स बार बार आएंगे और ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है तो आप जब कोड करोगे, आप जब लॉजिक बनाओगे तो आपके लिए सोचना, चीजों को इमेजिनेट करना ज्यादा इजी होगा। रिमेंबर, सो अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं गार्बेज वैल्यू, तो गार्बेज वैल्यू को मैं सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू। रिमेंबर, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू। और अगर मैं बात करता हूं डिफॉल्ट वैल्यू की, तो डिफॉल्ट वैल्यू को मैं यहां पे बोल सकता हूं प्रिडिक्टेबल वैल्यू। रिमेंबर, अब देखिए, अनप्रिडिक्टेबल की बात की जाए तो अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या? जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको सोच नहीं सकते क्या होगा। रिमेंबर, एक अनसर्टन सिचुएशन की बात की जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन? अनप्रिडिक्टेबल। और अगर मैं प्रिडिक्टेबल की बात करूं तो मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही होगा, वो प्रिडिक्टेबल है, जिसके बारे में आप पहले से डिसाइड कर सकते हो। देखिए, मैं एक सिंपल से आपको एग्जांपल पे लेके आता हूं। मान लो कि हमारे पास में कोई 2 स्टूडेंट्स हैं। रिमेंबर, पहले मैं आपको प्रिडिक्टेबल बिहेवियर बताता हूं और फिर अनप्रिडिक्टेबल के ऊपर लेकर आता हूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मान लो मेरे पास कोई 2 स्टूडेंट्स हैं। मान लो ये स्टूडेंट है अजय नाम का। अजय भाई साहब बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब माता पिता की पूर्ण आज्ञा का पालन करने वाले। ये काल्पनिक बातें हैं, मगर हाँ मान लो ऐसे हैं। डन। अब अजय की बात की जाए तो मान लो अजय कोचिंग आया, कोड मंत्रा कोचिंग पे आया, उसने लेक्चर अटेंड किया। अब लेक्चर अटेंड करने के बाद मान लो उसका 6 बजे लेक्चर खत्म हुआ। अब लेक्चर खत्म होने के बाद में अगर मैं यहां पर प्रिडिक्टेबल बिहेवियर की बात करूं तो प्रिडिक्टेबल बिहेवियर क्या होगा कि अजय अच्छे इंसान है, अच्छे स्टूडेंट है, तो वो कोचिंग खत्म होने के बाद सीधे कहां जाएंगे? अपने घर। डन। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भैया अजय कहां गया होगा, तो मैं डायरेक्टली प्रिडिक्शन के साथ बोल सकता हूं कि भैया अजय कहां गया होगा? घर पे गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। तो ये हुआ प्रिडिक्टेबल, जिसको आप इमेजिनेट कर सकते हो पहले से कि हाँ ऐसा होगा। बट मान लो कोई और स्टूडेंट है, ये हमारे दूसरे भाई साहब है। इन भाई साहब का नाम क्या बेटा? मान लो विजय। डन। अब
इसमें मैं किसी स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये हो सकता है आपकी बात हो रही हो। डन। तो विजय की बात की जाए तो मान लो बेटा विजय का लेक्चर कोड मंत्रा पे खत्म हुआ कितने बजे, मान लो शाम को 6 बजे। अब उनका घर ये रहा मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब 6 बजे वो निकले। अब मैं नहीं जानता कि 6 बजे के बाद वो कहां गए हों, किधर कंप्लीटली घूम घाम के कहीं और घूम घाम के, और कितने बजे घर पहुंचेंगे मुझे नहीं पता। तो ये कौन सा बिहेवियर हुआ, अनप्रिडिक्टेबल। ये नॉर्मली होता है स्टूडेंट लाइफ में, ये कॉमन चीज है। डन। तो नॉर्मली प्रिडिक्टेबल मतलब क्या, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसा होगा। अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। डन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो नॉर्मली जब अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकती है, मतलब गार्बेज भी हो सकती है, और प्रिडिक्टेबल भी हो सकती है, जिसको हम पहले से बता देते हैं कि इस वेरिएबल में यही वैल्यू होगी। डन। तो इसको एक सिंपल सा एग्जांपल पे लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x। क्या होगा, आपके पास में एक मेमोरी बनेगी। कितने बाइट की मेमोरी बनी, मान लीजिए 4 बाइट की मेमोरी बनी, और इस मेमोरी का नाम क्या, मान लीजिए x। डन। अब इस x की बात की जाए तो x की वैल्यू मान लीजिए मैंने असाइन कर दी है 298। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस 298 की बात की जाए तो 298 मैंने खुद ने इस x वेरिएबल को असाइंड किया है, मतलब यहां पर क्या मिलेगा आपको, 298 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वैल्यू मैंने खुद ने दी है। बट अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर y। डन। अब क्या होगा, एक 4 बाइट की अगेन मेमोरी बनेगी यहां पर, और इस मेमोरी की बात की जाए तो इस मेमोरी का नाम क्या होगा, y। डन। अब इस y की बात की जाए तो y में मैं चाहूं तो कोई वैल्यू दे दूं, मैंने वैल्यू दे दी 20, तो 20 यहां पर आ जाएगा। मगर मान लो कि मैंने इस y को कोई वैल्यू नहीं दी। डन। मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया है, मतलब वेरिएबल के लिए मेमोरी तो बन गई है, मगर उस मेमोरी को मैंने यहां पर कोई वैल्यू असाइंड नहीं की है। इस केस में क्या होगा, इस केस की बात की जाए तो अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो, तो इस केस में आपका जो कंपाइलर होता है, रिमेंबर कंपाइलर यहां पर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू असाइन कर देता है, मुझे नहीं पता कि वो वैल्यू क्या होगी। डन। तो कंपाइलर अपनी मर्जी से यहां पर एक वैल्यू असाइन कर देता है और उस वैल्यू को बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। रिमेंबर ये वैल्यू अनप्रिडिक्टेबल होगी, समझिए इस बात को। अनप्रिडिक्टेबल क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कंपाइलर ने क्या वैल्यू रखी हुई है। सिंपल सी बात है कि यहां की अगर बात की जाए तो यहां पर आपने x की वैल्यू असाइन करी है 298, तो ये आपको पता होगी ये वैल्यू मैंने खुद ने दी है भैया। मगर यहां पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मगर उस वेरिएबल को कोई वैल्यू तो दी नहीं, तो इस केस में कंपाइलर यहां पर कौन सी वैल्यू देगा मुझे नहीं पता। डन। तो दैट्स व्हाई ऐसी वैल्यू को नॉर्मली बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। डन। तो गार्बेज वैल्यू एक तरह से एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होती है, जिसे हम इमेजिनेट नहीं कर सकते, कंपाइलर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू यहां पर असाइंड कर देता है। डन। तो चलिए पहले इस पॉइंट को अपन प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं। तो यहां पर आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि आपको यहां पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि प्रोग्राम कैसे बन रहा है, आ रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर भी, और फिर डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज के ऊपर। डन। तो चलिए, तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर a। डन। अब इस a वेरिएबल की बात की जाए तो a वेरिएबल को मान लीजिए मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है 90, और मैं यहां पर इस वैल्यू को क्या करवाता हूं, प्रिंट करवाता हूं, printf एंड देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d कॉमा a। दैट्स इट। अब ये मेरा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को क्या करा मैंने, कंपाइल और रन किया। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। आप यहां पे देख रहे हो कि आपकी a की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, 90। बट अगर मान लीजिए मैंने इस a वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है मगर उस a वेरिएबल को मैंने यहां पर कोई वैल्यू असाइंड नहीं की है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहां पे 0। अब कई लोगों के माइंड में आ जाएगा सर
मतलब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देंगे तो उसको बाय डिफॉल्ट 0 मिल जाएगा। तो ये तो प्रिडिक्टेबल हुआ ना। तो मैं तो पहले से बता रखता हूं ना कि मैंने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दी तो वहां पर क्या होगा, 0। रिमेंबर, ये एक एक्सेप्शनल केस है। पहली बार आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल को वैल्यू मिल गई 0। ये शायद आपकी किस्मत है, मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। देखिएगा प्लीज। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करे, इंटीजर b, इंटीजर c, डन। तो मैंने यहां पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब मैं यहां पर चारों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे, ए बी सी डी ई, और मैं पांचों की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया था कि ए की वैल्यू मैंने कुछ नहीं दी थी तो वहां पे 0 दे दिया है। बट इस बार अगर मैं कोड को रन करूंगा तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। लुक एट दिस। पहली वैल्यू आपकी 0 आई, मगर दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपकी 16। अब आपने यहां पर बी को 16 तो दिया ही नहीं था, तो यहां पर 16 कैसे आ गया? डन। सी की बात की जाए तो सी को आपने 540 नहीं दिया था, मगर 540 कैसे आया? डी की बात की जाए तो डी की वैल्यू ये कैसे आई है? ई की वैल्यू वापस 0 आ गई। तो रिमेंबर, ये चीज आप आपके माइंड में रट मत लेना कि अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसको वैल्यू इनिशियली 0 मिलेगी। रिमेंबर, ये एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू है और ऐसी वैल्यू को बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। रिमेंबर, डन। अब गार्बेज वैल्यू की अगर बात की जाए तो गार्बेज वैल्यू आप अगर मान के चलोगे कि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा, उस वेरिएबल के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो आपके लिए लॉजिकली चीजों को आगे सोचना ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, समझना ध्यान से, ठीक है? मान लो कि कोई इंसान है, डन। अगर मुझे पता है कि जब मैं उससे आके मिलूंगा, जब भी वो मुझसे प्यार से बात करेगा, 101% मुझसे प्यार से बात करेगा, मतलब मुझे उसका डिफॉल्ट बिहेवियर पता है कि वो प्रिडिक्टेबल है, वो मुझसे प्यार से बात करेगा। मगर मान लो कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो जो इंसान है उससे अगर मैं 10 बार मिलूं, 5 बार मुझसे प्यार से बात कर सकता है और 5 बार हो सकता है कि वो मुझसे सीधे मेरे ऊपर हमला कर दे, तो इस केस में क्या करोगे आप हमेशा उस चीज के लिए प्रिपेयर रहोगे जो चीज आपके लिए अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो आप इस चीज के लिए तैयार होगे कि भैया ये बंदा मेरे ऊपर हमला कर सकता है। डन। तो यहां पर भी आपको यह मान के नहीं चलना है कि मेरी वैल्यू तो 0 ही होगी, नहीं। आपको हमेशा यही मान के चलना है कि मेरी वैल्यू गार्बेज होगी। अगर वहां पे 0 मिल जाए तो किस्मत की बात है, मगर 0 नहीं मिलेगा। और मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं जब आप कोडिंग करते हो। तो नॉर्मली अगर सी लैंग्वेज की बात की जाए, आप हायर लैंग्वेजेस में जाओगे तो वहां पर कुछ अलग फैसिलिटी अवेलेबल है, मगर सी लैंग्वेज में बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बताता हूं कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि मैंने इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी अलग अलग कर दिया है। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर मान लीजिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर करे ए बी सी डी ई, देन अब यहां पर एक लाइन आप हमेशा लिखो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई इक्वल टू 0। दैट्स इट। तो आपने क्या करा? आपने इन सारे वेरिएबल्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, सबको 0 असाइंड कर दिया है। अब आपके सारे वेरिएबल में क्या आ चुका है? 0। तो यहां पर आपके सारे वेरिएबल क्या हो चुके हैं? एक सिंगल वैल्यू से क्या हो चुके हैं? इनिशियलाइज हो चुके हैं। देखिएगा प्लीज। डन। लुक एट दिस, ठीक है? तो ये एक बेटर अप्रोच होती है जब आप कोडिंग करते हो। तो नॉर्मली ये आपको सी लैंग्वेज में करना पड़ेगा कि सी लैंग्वेज में कंसेप्ट होता है किसका? गार्बेज वैल्यू का। रिमेंबर, डन। बट आप हायर लैंग्वेजेस में जाओगे तो वहां पर एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहां पर हम एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे नॉर्मली बोला जाता है डिफॉल्ट वैल्यू, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं प्रिडिक्टेबल वैल्यू। रिमेंबर, देखिए नॉर्मली अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जिस तरीके से आपने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा है या फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करा है या कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है? तो इन सभी के केस में एक नॉर्मल कंसेप्ट वर्क करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू, मतलब अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू। बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आपको वहां पर इनिशियली जो वैल्यू मिलेगी वो एक प्रिडिक्टेबल वैल्यू होगी, मतलब वो वैल्यू आप पहले से बता सकते हो। रिमेंबर,
इन फ्यूचर अगर बात की जाए तो इन फ्यूचर हमारे पास एक कंसेप्ट आएगा जिसको अपन बोलेंगे स्टोरेज क्लास। डन। स्टोरेज क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा स्टोरेज क्लास क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ध्यान रखना, ये वो कंसेप्ट है जिसके बेस पर टेक्निकल में आपके 5 to 10% क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी उसके ऊपर अपन डिटेल में ना जाते हुए मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज इंटीजर x या इंटीजर a। डन। क्या होगा, आपके पास में कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा, कितने बाइट की मेमोरी बनेगी, 4 बाइट की। इस मेमोरी का नाम क्या हुआ, a। अब आपने नॉर्मली एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे आपने यहां पर डिक्लेयर किया था। इस केस में इस a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, आपकी गार्बेज वैल्यू। डन। बट अगर आपने इस वेरिएबल के पहले एक वर्ड लगा दिया, इसको बोलते हैं स्टैटिक। इसके अलावा और वर्ड भी होते हैं, एक्सटर्न होता है, रजिस्टर होता है, इसके अलावा ऑटो होता है। तो वो सारी चीजों को अपन डिस्कस फ्यूचर में करेंगे। तो यहां पर अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले क्या लगा दिया, मान लीजिए स्टैटिक, तो इस केस में इस ए वेरिएबल में गारंटेड 0 ही होगा। डन। मतलब अगर मैं कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो बिना सोचे समझे मैं ये इमेजिनेट कर सकता हूं कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी होगी वो वैल्यू 0 ही होगी। रिमेंबर, तो डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और गार्बेज वैल्यू वो होती है जो एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होती है। तो जो मैंने आपको बताया है, मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकल रन करके दिखा देता हूं। तो इस एग्जांपल को एक बार देखिएगा प्लीज। तो इस एग्जांपल की अगर बात की जाए तो मैंने यहां पर टोटल मिला के 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे, और इन 5 वेरिएबल की अगर बात की जाए तो इन 5 वेरिएबल को मैंने यहां पर एक वैल्यू असाइन करी है, वैल्यू है 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन वेरिएबल्स को 0 असाइन नहीं करूंगा तो ये 5 वेरिएबल कैसी वैल्यू ऑक्यूपाई कर लेंगे, एक गार्बेज वैल्यू। देखिएगा प्लीज। तो यहां पर a की वैल्यू 0 है, उसके बाद 16, 488 समथिंग कुछ और, तो ये की वैल्यू कैसी है, आपकी गार्बेज वैल्यू। बट एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं एक काम करता हूं, इन सारे वेरिएबल के पहले मैंने एक वर्ड लगा दिया स्टैटिक। रिमेंबर, मैं स्टैटिक क्या होता है मैं समझाऊंगा नहीं अभी, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर स्टैटिक वर्ड लगा दिया इन वेरिएबल्स के पहले, तो इन सारे वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इनको मेरे को अलग से 0 देने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। डन। तो अगर मैं इस कोड को क्या करता हूं, कंपाइल करता हूं एंड देन रन करता हूं, आप एक चीज नोटिस करेंगे, इन सारे वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, 0। इवन मैं यहां पर 5 वेरिएबल नहीं, मैं 50 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दूंगा तो हर स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0। डन। तो इसको बोला जाता है डिफॉल्ट वैल्यू। मगर डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट कुछ केसेस में होता है, हर केस में डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता है। तो आपको यहां पर किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, गार्बेज वैल्यू के ऊपर। डन। तो नॉर्मली आप स्टैटिक वेरिएबल का यूज अभी नहीं करोगे, स्टैटिक वेरिएबल का यूज अपन आज से लगभग करीबन 30 से 40 लेक्चर के बाद करेंगे। तो अभी आप स्टैटिक टॉपिक को अवॉइड कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उस वेरिएबल को अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो वो बाय डिफॉल्ट एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा और उसे बोला जाएगा गार्बेज वैल्यू। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।